तो वित्त मंत्री दिया कुमारी पहुंच चुके हैं विधानसभा। ये सीधी तस्वीरें आपको विधानसभा के दिखा रहे हैं और उनके हाथ में ये ब्रीफकेस जिसपे आपको अग्रणी राजस्थान भी लिखा हुआ है। ये तस्वीरें लगातार आपको कल से दिखा रहे हैं। एक जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दिया कुमारी के कंधों पर की सभी की उम्मीदों पर बजट खरा उतरे और लगातार तमाम सरकार के मंत्री ये दावा भी कर रहे हैं कि लोक कल्याणकारी बजट होगा। सबसे पहले तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। बजट की महा कवरेज लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर जारी है और ये तस्वीर आपको विधानसभा से लाइव, जहां पर देखिए वित्त मंत्री दिया कुमारी अंदर जाते हुए, राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री दिया कुमारी अब से कुछ ही देर बाद, ठीक आधे घंटे बाद बजट पेश करती हुई नजर आने वाली है। क्या लोक लुभावन होगा? चूंकि उपचुनाव भी है, जाहिर तौर पर उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए क्या बड़ी यहां पर पॉपुलिस्टिक योजनाएं देखने को मिलेंगी या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यहां पर सख्ती नजर आने वाली है? बिल्कुल, ये आज का दिन ऐतिहासिक दिया कुमारी के लिए, बीजेपी के लिए, राजस्थान के लिए कि एक महिला वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही हैं। बजट का ब्लूप्रिंट किस तरह का हो सकता है? आपको बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस चौकियां खोलने का प्रस्ताव इसमें हो सकता है और क्या कुछ खास बातें हो सकती हैं। लखपति दीदी योजना में रियायतों की घोषणा की जा सकती है। साथ ही साथ और भी बातें ये निकल कर आ सकती हैं इस बजट में कि राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर को खोलने के लिए इसमें घोषणा हो सकती है। ये तस्वीरें साथ ही साथ आप देख रहे हैं उस वक्त की जब बजट की कॉपीज पहुंची। इससे पहले हमने लाइव तस्वीरें आपको वित्त मंत्री विधानसभा में पहुंची हैं, बजट उनके हाथ में, और उसी बजट को आधे घंटे बाद 11 बजे अपने बजटीय भाषण में पेश करेंगी। कुछ बयान और निकलकर सामने आए हैं इस बजट से पहले। क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, आइए सुनते हैं। और ये वासुदेव देवनानी भी विधानसभा में पहुंच चुके हैं। वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष के थे जो आए थे, उनकी तस्वीरें वो भी यहां पर पहुंचे। सिर्फ कुछ ही मिनट पहले वित्त मंत्री दिया कुमारी पहुंचे और वासुदेव देवनानी भी यहां पर पहुंचे हैं। वासुदेव देवनानी की भी अगर बात की जाए, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर पहले इस बजट को उनकी अध्यक्षता में पेश किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ बयान भी, आइए अब सुन लेते हैं। बजट आएगा राजस्थान विकास के लिए और माननीय यशस्वी भजनलाल जी का जो सोच और जो विजन है विकसित राजस्थान बनाने का, सबको हर क्षेत्र और हर वर्ग को छूता हुआ बजट होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी माननीय भजनलाल जी की जो सरकार का जो बजट है ये ऐतिहासिक होगा। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को एक सौगात देने वाला होगा और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है उसके अनुरूप बहुत अच्छा बजट होगा। वापस मेहमानों का रुख करते हैं, सभी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं निसार अहमद सर का रुख करूंगा, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। निसार जी, आज की तारीख में राजस्थान की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कैसा है और उसको किस तरह की दवाई की जरूरत है ताकि बेहतर स्थिति में आकर वो लोगों का भला कर सके? क्या कुछ अपेक्षाएं इस बजट से मौजूदा वित्तीय हालत को देखते हुए आपको लगता है किया जाना चाहिए? तो जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो तो ऐसे है कि हमें ज़रूर कृषि में हमारी कुछ स्थिति मजबूत है, लेकिन जो रोज़गार है, जो रोज़गार मुख्यतः मिलता है वो मिलता है अपने उद्योग क्षेत्र में। और उद्योगों में हमें छोटे उद्योग और लघु उद्योग, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है ताकि लोगों को काम मिले। और दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है कृषि क्षेत्र, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो लगे होते हैं। लगभग आधी आबादी कृषि पे निर्भर होती है। तो जो अभी जैसे राजस्थान के चुनावों से पहले जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया था उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि वो 20,000 करोड़ रुपए का एक एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लाएंगे। तो हेल्थ के लिए उन्होंने घोषणा किया था कि 40,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन तैयार करने पे बात करेंगे। तो ये जो इस प्रकार की जो उनके घोषणा पत्र की घोषणाएं हैं, वादे हैं, अगर वो इस बजट में रिफ्लेक्ट होती हैं, अगर वो इस बजट में दिखती हैं, जैसे कहा गया कि भाई किसानों के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दिया जाएगा, उस घोषणा पत्र में कहा गया है, लेकिन किस क्लास तक या किस उम्र तक के बच्चों को दिया जाएगा ये उसमें स्पष्ट नहीं है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं अगर ये इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं तो इससे रोज़गार को जो बढ़ावा देने वाली बात है वो ज़रूरी है। दूसरी बात है जो सामाजिक क्षेत्र और जो सामाजिक सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनको मजबूत करने की बात है।
उनसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात है। जहां नरेगा हुआ, शहरी रोज़गार गारंटी योजना का क्या होगा अभी पता चलेगा। जो महिलाओं के लिए जो सामाजिक सुरक्षा के कानून के योजनाएं बनी हुई हैं और चल रही हैं, उनको कितना मजबूत कर पाएगी, उनके बारे में भी घोषणा पत्र में कहा है भाजपा ने कि उनको मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे। रोड में प्रस्तुत करेंगे और कोई बजट देंगे तो हम इनका धन्यवाद भी देंगे, लेकिन जो इनकी खींचड़ी चल रही है, आपस की लड़ाई चल रही है, अंतर्द्वंद चल रहा है, और इन 8 महीने में तो हमें कोसने, गाली देने, हमारे खिलाफ कोई झूठे मुकदमे का षड्यंत्र करने का ही काम इन्होंने किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब आज देखते हैं इनका क्या विजन आता है प्रदेश के लोग। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा लोक लुभावन नहीं, मजबूत बजट उन्होंने बढ़ाया है क्या? जिसने बढ़ाया वो बोले तो समझ में आए। अभी देखेंगे दिया कुमारी जी अपने वाला पढ़ती हैं या मुख्यमंत्री जी वाला पढ़ती हैं ब्रीफ केस में से, वो देखते हैं। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं है मतलब आपको? नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए आदमी को, ना उम्मीद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इनका कार्यकाल 8 महीने का बीता है, आपसी झगड़े में, इस्तीफों में, एक दूसरे की छींटाकशी में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, हमें कोसने में, हमारी सरकार की स्कीमों की समीक्षा करने में, हमारे खिलाफ कोई मुकदमे झूठे कैसे करें उसके षड्यंत्र रचने में वही बीता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका कोई विजन नहीं है। इनके पास कोई पर्ची आई होगी, अभी तो केंद्र का बजट आया ही नहीं है, तो इनके पास देने के लिए यहाँ है क्या प्रदेश में? जब केंद्र का बजट आता, उसमें बजट की बात आती, योजनाओं की बात आती, और उसके बाद में अगर कोई बजट आता तो हम उम्मीद करते थे कि केंद्र की तर्ज के ऊपर वहाँ से बजट आएगा और ये अपना विजन प्रस्तुत करेंगे, और उस बजट से प्रदेश का जो है वो लोक कल्याणकारी योजनाएं भी आएंगी और डेवलपमेंट भी होता था। लेकिन अभी तो कुछ है नहीं इनके पास देने वेने को, तो कुछ मुझे लगता नहीं है। अभी जो अंतरिम बजट की सड़कें थी 900 करोड़ की, एक का भी टेंडर हो गया हो तो मेरे को बता देना, मेरी बात का जवाब दे देना। अभी दिया कुमारी जी और वो खुद भी PWD मिनिस्टर हैं। क्या हंगामा करेंगे आज? आपको लगता है कुछ जरूरत नहीं, ये हमारा काम नहीं है। नेता हमारा टीकाराम जूली जी है, जो भी जा रहा हूँ निर्देश देंगे वो काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो इंटरिम बजट की योजनाएं थी वो पूरी नहीं कही, इसीलिए हम उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं। आग्रह है कि राजस्थान आज सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वो बिजली और पानी। तो सरकार की 4 चीजें प्राथमिकता होनी चाहिए: कृषि, उद्योग, बिजली और पानी और रोजगार। राजस्थान में पानी की संभावनाएं भी कम है। नहीं, देखिए मैं आपको आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि चंबल नदी का अगर धौलपुर बैराज की स्टडी करें पिछले 36 साल की, तो वहाँ 19,038 मिलियन क्यूबिक मीटर औसतन पानी जो है बहकर चला जाता है। और राजस्थान की जो ERCP जो बनाई है उसमें मात्र ये 3510 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहते हैं। तो राजस्थान में पानी है, और कोटा संभाग में 12 नदियां बहती हैं इस पूरे क्षेत्र में, उनका पानी का उपयोग लें, उसकी परियोजना बनाए 6 महीने में। DPR से पानी नहीं आएगा। DPR तो बन रही है 98 से, DPR 98 से बन रही है, DPR से पानी नहीं आएगा। उसको धरातल पर लाने के लिए डेडिकेटेड टीम लगे और उस पर कार्य योजना बना करके काम हो। के औद्योगिक ब्लॉक लगातार बनाए जा रहे हैं, घोषणाएं हो रही। मैंने अभी आप उसमें बताया कि अब तक बाढ़ में 1000 लगभग एकड़ जमीन अधिकृत की है उन्होंने। अब आप उसमें से मात्र ये 53,000 एकड़ जमीन काम मिले हैं। निसार अहमद साहब, आपकी बात बीच में रुक गई थी, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप कंटिन्यू करके इस बात को भी ऐड करें कि सरकार अपना कमाई का जरिया कैसे बढ़ा सकती है, खजाने को कैसे भरने की कोशिश कर सकती है इस बार। सरकार के कमाई का जरिया जो है वो तो टैक्स ही है सबसे महत्वपूर्ण। अब उसमें दिक्कत यह है कि जो राज्य सरकार को टैक्स लगाने की जो अधिकार क्षेत्र है वो कम हो गया है, सिकुड़ गया है, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, सभी राज्यों का है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी निर्भरता है वो GST पे है, और GST पे फैसले लेने का अधिकार GST काउंसिल का होता है। लेकिन उससे जो टैक्स में शेयर भारत सरकार जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, GST हो या इनकम टैक्स हो या जितने भी हो, उसमें जो टैक्स का शेयर है वो मिलता है, और अपना टैक्स भी सरकार लगा रही है। अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जिन पे सरकार अपना टैक्स लगा रही है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हुआ या शराब आबकारी हुआ। तो लेकिन अब पेट्रोलियम पे जाहिर है और टैक्स नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि महंगाई भी एक बड़ा मसला है, बड़ा मुद्दा है।
तो हमें ये देखना है कि जो हमारे लोग जो हैं वो आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न हों। तो लोग आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा संलग्न होंगे, लोगों के पास रोजगार रहेगा, काम रहेगा, आय रहेगी, तो लोग खरीदारी करेंगे, लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो लोग ज़्यादा टैक्स देंगे। भारत सरकार भी इनकम टैक्स के दायरे में भी लोग आएंगे और लोग अप्रत्यक्ष कर भी देंगे, जो जीएसटी के रूप में होता है। आप ये कह रहे थे कि उद्योगों को लेकर जब उनके जेब में पैसा रहेगा वो खरीदारी करेंगे, साबित होगा। ठीक है, अविनाश गहलोत को भी सुन रहे थे, लेकिन एक बार अब हाँ मनन आप निसार जी, आप ये कह रहे थे कि उद्योगों को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच में हमने वाइब्रेंट गुजरात देखा था, काफी वाहवाही भी हुई वहां पर गुजरात सरकार के लिए। तो क्या उसी की तर्ज पर इन्वेस्टमेंट समिट भी यहाँ पर होने चाहिए ताकि एक माहौल यहाँ पर क्रिएट हो इन्वेस्टर्स के लिए? मतलब होता रहा है ये, कोई ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। रिसर्जेंट राजस्थान हुआ है, राजस्थान में भी पहले भी, तो वो समिट्स तो होते रहते हैं। वो इन्वेस्टमेंट भी लाने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसमें दो बातें हैं। एक तो जितना समिट के टाइम पे जितना न्यूज़ हेडलाइन बनता है उतना आता है कि नहीं आता है ये बाद में पता नहीं चलता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि क्या हमें स्थानीय स्तर पे जो हमारे छोटे उद्योग हैं, छोटे कारोबारी हैं, छोटे गांवों के जो विलेज इंडस्ट्री कहलाता है, रूरल इंडस्ट्री होता है, उन सबको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार वो दे सकते हैं, ना कि हाई टेक हाई इन्वेस्टमेंट वाले जो वो हैं वहाँ पे रोजगार क्या आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कम होता है, बढ़ावा देना चाहिए। और खबर ये भी है कि रविंद्र जी यहाँ पर लड़कियों के लिए खासतौर पर लघु उद्योग के लिए एक खास पैकेज का ऐलान हो सकता है। मुझे लगता है कि ये तस्वीर जो है इस पर थोड़ी सी कमर आप लेते ये हैं। सवाल का जवाब दीजिए मेरे को कि आप तो पहले से ही निराश नजर आ रहे हैं, आप तो ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस को कोई उम्मीद ही नहीं है इस बजट से। ये सोच कितनी सकारात्मक है? देखिए, जब तक बजट नहीं आ जाता है उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन डेफिनेटली एज ए राजस्थान के नागरिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे बीजेपी की सरकार। लेकिन जो पिछला इनका रिकॉर्ड रहा है, भले आप अंतरिम बजट की बात कर लीजिए या जो इनकी केंद्र सरकार के बजट की बात कर लीजिए, तो अभी अंतरिम बजट की भी बहुत सारे वादे मैं बात कहूँ तो कुछ भी धरातल पर नहीं उतरा है। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि 900 करोड़ से ज़्यादा के इन्होंने जो रोड के बात थी, सड़क की बात थी, उनका कोई टेंडर नहीं हुआ है अभी तक। तो जो नियुक्तियाँ भी इन्होंने दी है वो हमारी सरकार में जो नौकरियाँ दी गई थी उन्हीं की बंटाढार किया है, तो वो तो यही मानेंगे। लेकिन हम आर्थिक स्थिति को भी सुधारेंगे और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप भी बजट देंगे। थैंक यू पंकज जी, देखिए यहीं पर झावर सिंह खर्रा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोग तो बंटाधार करके गए हैं सरकार का, पूरी तरह से कर्ज में डूब के, हमको उसकी स्थिति भी बेहतर करनी है और जनता का भी ख्याल करना है, यही फॉर्मूला निकाला जा रहा है। नहीं, देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि 2014 में जब यूपीए की सरकार गई थी तब 52 लाख करोड़ का कर्जा इस पूरे देश के ऊपर था, जो कि 70 साल में हुआ था। और अभी केंद्र की सरकार पे कर्जा है 205 लाख करोड़ का कर्जा है। और ये 205 लाख का करोड़ के कर्जे में से 10 लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने अपने व्यापारी मित्रों के लिए माफ़ किया है। राजस्थान की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, ये वाली सरकार हो, तो कर्जा तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन रिवेन्यू के भी माध्यम हर सरकार जनरेट करती है, भले वो माइनिंग हो, भले पेट्रोल हो या टैक्सेस हो या आबकारी हो, सबसे रिवेन्यू जनरेट करने का काम करती है। लेकिन अगर राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की बात हो, एजुकेशन में काम करने की बात हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, तो राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में तो राजस्थान का हेल्थ सिस्टम बिल्कुल चरमरा सा गया, क्योंकि ये सरकार ध्यान ही नहीं दे पा रही है। यहाँ तो ज़्यादातर मंत्री या तो इधर उधर घूम रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं, कभी आचार संहिता का बहाना दे पा रहे हैं। लेकिन और अगर आप शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो शिक्षा मंत्री शिक्षा के अलावा सारे मुद्दों पे बात करते हैं। वो कभी आदिवासी की बात करते हैं, कभी वो धर्म की बात करते हैं, कभी वो फोन बैन करने की बात करते हैं, लेकिन वो शिक्षा पे बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल्स कांग्रेस सरकार ने ओपन की थी वो उनको बंद करने का काम करेंगे। बहुत सारे उन्होंने बंद भी कर दिए। तो ये राजस्थान की जनता तय करे। आपके मेरे सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री किसी गरीब, दलित और वंचित के बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने देना नहीं चाहते। लेकिन राजस्थान में हमने तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए सब राजस्थान पर भी बात कर लेते हैं। सर, मेरे पास फैक्ट है जरा। राजस्थान में 2017-18 में प्रति व्यक्ति कर्ज 36,800 रुपए था। 23-24 में प्रति व्यक्ति कर्ज दोगुना करीब 71,000 रुपए हो गया। ये दोगुना कौन करके गया सर? सवाल फिर आपसे भी तो पूछा जाना चाहिए। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि इस समय देश पे कितना कर्जा है प्रति व्यक्ति आए?
कितना है? अरे ये तो सर आपकी बात हो गई ना, बताइए मुझे। ये बात हो गई सर, अब राजस्थान की बात कर लेते ना। अच्छा, तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं और उनके सहयोगी मंत्री और बाकी विधायक भी यहाँ पर उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं। और चूंकि आज का दिन ऐतिहासिक, आज का दिन खास है, आज प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। भजनलाल सरकार का ये पहला पूर्ण बजट पेश होने वाला है। उम्मीदें सबको हैं, विपक्ष की तरफ से लगातार ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, वो ये ज़रूर सोचते हैं कि बेहतर होगा, लेकिन अभी तक जो पिछले 6-7 महीनों में काम हुआ है उससे वो कोई ज़्यादा आस नहीं लगा रहे हैं। फिलहाल बुके भेंट करते हुए, स्वागत करते हुए भजनलाल सरकार के सहयोगी, भजनलाल कैबिनेट के सहयोगी और विधायक उनका स्वागत करते हुए बस अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे बजटीय भाषण शुरू होगा, जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इससे पहले वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं और सभी से मेल मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री देखे जा सकते हैं। और बजट की कॉपीज भी सदन में आ चुकी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट ऑन न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है विधानसभा परिसर में और विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए, बजट में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद भी पहुंच चुके हैं। विधानसभा के अंदर जाती हुई तस्वीरें आपको सीधे लाइव दिखा रहे हैं विधानसभा से। मुख्यमंत्री खिलखिलाते हुए, चेहरे पर मुस्कान है और अमूमन उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा रहता है कि वो जब भी कहीं पहुंचते हैं तो इसी तरह से मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट इस वक्त नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री महिला